आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत नामांतरण की प्रक्रिया क्या रहती है। तो इस पूरे ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि वसीयत नामांतरण किस प्रकार से होता है, रेवेन्यू कोर्ट को वसीयत नामांतरण करने का कब अधिकार रहता है, या रेवेन्यू कोर्ट को वसीयत नामांतरण को रिजेक्ट करते हुए सभी वारिसों का नामांतरण करने का कब अधिकार रहता है, और वसीयत के आधार पर सिविल न्यायालय को किसी भी व्यक्ति का हक घोषित करने का अधिकार कब रहता है, अर्थात उसको वसीयत के आधार पर मालिक घोषित करने का अधिकार कब रहता है, किस प्रकार के दस्तावेज वसीयत नामांतरण के साथ में लगाने चाहिए, कोर्ट में किस प्रकार से कार्यवाही होती है और रेवेन्यू कोर्ट में किस प्रकार से कार्यवाही होती है। इस बात को भी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने यह एक व्यक्ति लिया है। यह व्यक्ति यह जो है यह ज़मीन का मालिक है। ठीक है, यह एक खेत है और इस खेत का मालिक यह व्यक्ति है। ठीक है, इस खेत का मालिक यह व्यक्ति है। इस व्यक्ति के दो पुत्र हैं, ये दो पुत्र है और ये दो पुत्रियां हैं। ठीक है, ये दो पुत्र है और दो पुत्रियां हैं। अब इस व्यक्ति के द्वारा इस ज़मीन की, ये जो खेत है, इस ज़मीन की वसीयत इस पुत्र के नाम पर करवा दी जाती है। ठीक, क्या होता है, इस खेत की वसीयत यह व्यक्ति जो है वह इस पुत्र के नाम पर करवा देता है। लेकिन यह वसीयत कब लागू होगी उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, कोई सी भी वसीयत होती है तो वह उस व्यक्ति जिसने वह वसीयत करवाई है उसकी मृत्यु के बाद लागू होती है। ठीक है, जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो ही इसने जो वसीयत लिखवाई है वह वसीयत इसके लिए लागू होगी। उस वसीयत के आधार पर इसको तब अधिकार मिलेगा इस पुत्र को कि जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि यह पुत्र जो है इस मालिक, ज़मीन के मालिक के स्थान पर, मतलब जो सरकारी कागज़ में जो यह ज़मीन जो है इस व्यक्ति के नाम पर है, अब यह पुत्र जो है यह चाहता है कि इसके नाम के स्थान पर इसका नाम आ जाए। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है कि म्यूटेशन की कार्यवाही करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, उसको नामांतरण की प्रक्रिया करनी होगी, जिसको म्यूटेशन भी कहते हैं, दाखिल खारिज भी कहते हैं और अंतकाल भी कहा जाता है। तो वह कार्यवाही किसके द्वारा की जाएगी, इस पुत्र के द्वारा की जाएगी। तो देखिए, नामांतरण की कार्यवाही करने का जो अधिकार है वह केवल इस पुत्र को ही नहीं है, बाकी इन लोगों को भी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नामांतरण की कार्यवाही कहाँ होती है। ठीक है, तो नामांतरण की जो कार्यवाही होती है वह सबसे पहले रेवेन्यू कोर्ट में होती है। कहाँ पर होती है, रेवेन्यू कोर्ट में होती है। यह है रेवेन्यू कोर्ट और यह है सिविल कोर्ट। ठीक है, तो यह पुत्र जो है उस वसीयत के आधार पर अपना नामांतरण करवाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में वह जाएगा। तो रेवेन्यू कोर्ट में जब यह पुत्र जाता है तो इसके लिए इसको क्या क्या प्रक्रिया वहाँ पर अपनानी रहती है। तो सबसे पहले इस पुत्र को इस व्यक्ति का, किसका, इस व्यक्ति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लेना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में उसको जो इस व्यक्ति ने इसके पक्ष में जो वसीयत की है वो वसीयत भी लेनी होगी। उसके बाद में उस ज़मीन के सरकारी कागज़ अर्थात खसरा और खतौनी, अर्थात किश्तबंदी खतौनी या खतियान जो भी बोला जाता है, अपने अपने अलग अलग राज्य में उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उस खाते की नकल जो है, उस ज़मीन की जो सरकारी कागज़ जो है नकल जो है वह इस व्यक्ति को, इस पुत्र को निकालनी होगी। और फिर इसको क्या करना होगा कि वसीयत के आधार पर, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर और उस खतियान के आधार पर, उस किश्तबंदी खतौनी के आधार पर एक आवेदन पत्र तैयार करना होगा। और उस आवेदन पत्र को इसके द्वारा जो है रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहाँ पर, सबसे पहले इसको रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब जब ये पुत्र जो है यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट में उस वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन को, अर्थात म्यूटेशन के आवेदन को पेश करता है, तो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि एक इश्तहार जारी किया जाता है, एक विज्ञप्ति जारी की जाती है। यदि विज्ञप्ति जारी होने के बाद में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के जितने भी वारिस हैं उनकी रिपोर्ट मौजा पटवारी से रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा तलब की जाएगी, अर्थात बुलवाई जाएगी। तो जब रेवेन्यू कोर्ट जो है इन लोगों की रिपोर्ट मंगवाती है तो मौजा पटवारी के द्वारा क्या किया जाता है कि इसके वारिस
इसको बताया जाता है और इस पुत्री को बताया जाता है, इस पुत्र को भी बताया जाता है और इस पुत्री को भी बताया जाता है। इस प्रकार से इस व्यक्ति के 4 वारिस बताते हुए मौजा पटवारी के द्वारा रेवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है। फिर क्या होता है कि राजस्व न्यायालय अर्थात रेवेन्यू न्यायालय के द्वारा, ये जो रेवेन्यू न्यायालय है, इस रेवेन्यू न्यायालय के द्वारा इन लोगों से भी अपना पक्ष रखने हेतु कहा जाता है। इन तीनों लोगों से भी अपना पक्ष रखने हेतु कहा जाता है कि इस जमीन के मालिक के द्वारा अर्थात इन लोगों के पिता के द्वारा इस व्यक्ति के पक्ष में, केवल इस व्यक्ति के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है, वसीयतनामा लिखवाया है और इस खेत की जो है वसीयत इसको कर दी है और इसके द्वारा नामांतरण के लिए इस कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि इस व्यक्ति के स्थान पर जो है यह ज़मीन जो है इसके नाम पर कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि ये लोग जो है ये उस आवेदन पत्र का सपोर्ट कर देते हैं अर्थात समर्थन कर देते हैं कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने इस ज़मीन की इस अकेले पुत्र के नाम पर वसीयत की थी, तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस व्यक्ति का जो नामांतरण है वह प्रमाणित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त और आवश्यक है कि जो वसीयत लिखी गई है उस वसीयत के 2 साक्षी जो रहते हैं, वसीयत जब लिखी जाती है तो उस वसीयत के 2 साक्षी रहते हैं, तो उन दोनों साक्षियों की साक्ष्य भी यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट में इस व्यक्ति को करवानी होगी और उन साक्षी, और यदि वे साक्षी यह कह देते हैं कि हाँ हमारे समक्ष इस व्यक्ति के द्वारा इस ज़मीन की वसीयत हुई थी, और ये लोग भी अगर समर्थन कर देते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसी कोई वसीयत हुई थी, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि जो वसीयत निष्पादित हुई है वह वास्तव में इस व्यक्ति के द्वारा ही इस ज़मीन की इस पुत्र के नाम पर वसीयत लिखवाई गई है और इस व्यक्ति को उस वसीयत के आधार पर अपना नामांतरण करवाने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोर्ट भी इस व्यक्ति का नामांतरण इस ज़मीन पर प्रमाणित कर सकती है अर्थात इसका म्यूटेशन कर देगी। इस व्यक्ति के नाम पर जो ज़मीन थी वह इसकी मृत्यु के बाद में उस वसीयत के आधार पर इसके नाम पर हो जाएगी। इस प्रकार का कानून कहाँ पर है कि रेवेन्यू कोर्ट को भी वसीयत के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार है। तो देखिए उसके बारे में एक न्याय दृष्टांत है, राजदीप कपूर डॉक्टर विरुद्ध मोहम्मद सरवर खान। तो इस न्याय दृष्टांत में यह आया है कि यदि जो है किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में जो है राजस्व न्यायालय है वह भी वसीयत का नामांतरण कर देती है। लेकिन यदि हक का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि ये लोग जो है ये अपना पक्ष समर्थन यहाँ पर नहीं करते हैं अर्थात ये जो है इस व्यक्ति का पक्ष नहीं लेते हैं और इस वसीयत जो इस व्यक्ति ने जो वसीयत लिखी थी उस वसीयत के बारे में यह कह देते हैं कि हाँ ऐसी कोई वसीयत जो है वह इसके पक्ष में इस व्यक्ति के द्वारा मतलब इनके पिता के द्वारा निष्पादित नहीं करवाई गई थी, नहीं लिखवाई गई थी, तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थितियाँ बनेगी उनको भी हम समझ लेते हैं। लेकिन देखिए दर्शकों यहाँ पर एक बात और होती है कि जब रेवेन्यू कोर्ट में इन लोगों के द्वारा इन तीनों पुत्र पुत्री के द्वारा इस प्रकार की आपत्ति की जाती है कि इसको वसीयत अपने नाम पर करवाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था और इस व्यक्ति को भी वसीयत करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोर्ट जो है, रेवेन्यू न्यायालय जो है, राजस्व न्यायालय जो है वह इस व्यक्ति को वसीयत के आधार पर नामांतरण करने से मना तो कर सकती है, लेकिन जब तक इस व्यक्ति के द्वारा सिविल कोर्ट से किसी प्रकार का स्टे नहीं लाया जाता है तब तक के लिए इस ज़मीन पर इन सभी लोगों का, किन सभी लोगों का, इन सभी लोगों का नामांतरण प्रमाणित करेगी। अर्थात जो राजस्व के दस्तावेज जो है, राजस्व विभाग के जो दस्तावेज है, जो खसरा खतौनी जो है उनमें इस व्यक्ति के स्थान पर इस व्यक्ति के सभी वारिसों का नामांतरण कर दिया जाएगा तथा रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा बाकी लोगों को इस प्रकार के निर्देश दे दिए जाएंगे कि आप लोग जो है आगामी 3 माह तक अपने नाम के आधार पर इस संपत्ति को किसी प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बात कौन से न्याय दृष्टांत में आई है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार की जो बात आई थी वह आई थी रंजित उर्फ भय्यू मोहिते विरुद्ध श्रीमती नंदिता सिंह। अब हम यह समझ लेते हैं कि यदि
ये लोग जो है, ये पुत्री है, यह पुत्र है और यह एक और पुत्री है, ये तीनों लोग रेवेन्यू कोर्ट में जब राजस्व न्यायालय जो है यहाँ पर इस पुत्र के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और यहाँ पर आकर के ये लोग जो है ये अपना पक्ष समर्थन इस प्रकार से करते हैं कि इसके पक्ष में, इस पुत्र के पक्ष में किसी प्रकार की कोई वसीयत इस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि रेवेन्यू कोर्ट जो है उसको इस वसीयत के आधार पर, जो वसीयत इस व्यक्ति ने की है उस वसीयत के आधार पर इस व्यक्ति ने जो वसीयत इस व्यक्ति के नाम पर की है उस वसीयत के आधार पर इस कोर्ट को नामांकन करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग आकर आपत्ति कर रहे हैं कि इस ज़मीन में हमारा भी हक है और इस ज़मीन की, इस संपत्ति की वसीयत इस व्यक्ति को इस अकेले पुत्र के नाम पर करने का अधिकार नहीं था और यह वसीयत जो है यह फर्जी है। इस प्रकार की आपत्ति अगर इन तीनों लोगों के द्वारा ली जाती है तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि उस आपत्ति को रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा और फिर रेवेन्यू कोर्ट क्या करेगी कि इन लोगों से, इस व्यक्ति से, है ना, किससे, इस व्यक्ति से कहेगी कि आपको अपनी वसीयत को सिविल कोर्ट में प्रमाणित करना होगा। कहाँ पर? सिविल कोर्ट में प्रमाणित करना होगा। तो इसके लिए इस पुत्र को सिविल न्यायालय में दावा लगाना होगा और सिविल न्यायालय में जाकर के अपनी वसीयत को प्रमाणित करना होगा। तो वहाँ पर सिविल न्यायालय में क्या होगा कि यह जब अपना सिविल सूट फाइल करेगा स्वत्व घोषणा के लिए, तो स्वत्व घोषणा के लिए अर्थात यह दावा यह लगाएगा कि इस व्यक्ति के द्वारा इस खेत की इसके नाम पर वसीयत की है और उस वसीयत के आधार पर इसको उस संपत्ति में स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए इस व्यक्ति ने जो वसीयत की है उस वसीयत के आधार पर इस संपत्ति का मालिक इसे घोषित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का दावा यह व्यक्ति जो है सिविल न्यायालय में पेश करेगा। सिविल न्यायालय में जब यह पेश करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो तीन पुत्र पुत्री है ना, इनको भी इसको यहाँ पर पार्टी बनाना पड़ेगा। कहाँ पर? सिविल कोर्ट में इस पुत्र को, इन लोगों को भी पार्टी बनाना पड़ेगा और वहाँ से सिविल न्यायालय से फिर इन सभी लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। फिर इन लोगों को यहाँ पर सिविल न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ये अपना जवाब भी प्रस्तुत कर सकते हैं और ये व्यक्ति जो है यह अपनी वसीयत को प्रमाणित करने का अवसर भी सिविल न्यायालय के द्वारा इनको दिया जाएगा। यदि यह व्यक्ति जो है यह अपनी वसीयत को संदेह से परे प्रमाणित कर देता है, अर्थात इस प्रकार से प्रमाणित कर देता है कि वास्तव में इस व्यक्ति के द्वारा इसके पक्ष में वसीयतनामा लिखवाया गया था और उस वसीयतनामे में लिखी संपत्ति में इन लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है और इनको किसी प्रकार की आपत्ति करने का भी अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिविल कोर्ट के द्वारा उस वसीयत को सही मानते हुए इस व्यक्ति के नाम पर स्वत्व घोषणा की डिक्री प्रदान कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति के नाम पर इस संपत्ति की स्वत्व घोषणा की डिक्री इसके नाम पर प्रदान कर दी जाएगी और उस डिक्री के आधार पर यह व्यक्ति जो है वह रेवेन्यू कोर्ट में जाकर अपना नामांतरण जो है वह करवा सकता है।